Yeah guys, good morning. It's Kaushik here. We are continuing with the topic of modern history. Yesterday we have seen from era 1914 to 1930. Last topic we have seen of Nehru report. ठीक है, 1928 में जो नेहरू जी ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद मैंने आपको गांधी डिमांड्स बताई थी. गांधी जी ने 10 डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने. गांधी जी ने 10 डिमांड्स क्या रखी थी 1930 के अंदर. गांधी जी की पहली डिमांड ये थी कि आप सॉल्ट टैक्सेस हटा दीजिए. जितने भी आपने सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए, जो पीजेंट्स को, आर्टिशंस को तकलीफ हो रही है भरने में, वो आप उस चीज़ को एबॉलिश कर दीजिए, उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए. ठीक है, गांधी जी ने ये चीज़ करी. गांधी जी का बहुत सारे लीडर्स ने सपोर्ट किया. सबसे पहले जो मेन लीडर्स है गांधी जी को सपोर्ट करने वाले, पटेल ने सपोर्ट किया गुजरात में. ठीक है, उसके बाद में सी राजगोपालाचार्य ने उनको सपोर्ट किया मद्रास में. वैसे ही अब्दुल गफर खान, जिन्होंने रेड टी शर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, ऐसे सिविल डिसोबीडियंट की मूवमेंट की शुरुआत हो गई. उसके बाद में अपन देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हुआ क्या था. सबसे पहला था बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स. जितने भी फॉरेन गुड्स है आप उसको बाइकआउट करिए. नेक्स्ट सॉल्ट टैक्सेस खत्म करिए. उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है नॉन टैक्स कैंपेन. जितने भी कैंपेन्स हो गए सारे विदाउट टैक्सेस हो गए. उसके बाद में लार्जेस्ट मास मूवमेंट था, और लार्जेस्ट मास मूवमेंट इन द सेंस था लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स. ये मास मूवमेंट के अंदर हुआ था. एक लास्ट मैंने आपको एक और बताया था जिसके अंदर वुमेन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था. मिलिटियन नेशनल वॉर अपन ने पढ़ा था, चितगौर आर्मरी रेड ट्रेजेडी 1930 के अंदर जो सूर्य सेन ने चालू कराई थी, उसके अंदर भी वुमेन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था. इसके अंदर अपन आगे देखेंगे जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि जो भी मेन लीडर्स है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भी मेन लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो प्रोटेस्ट कौन करती है, वुमेन्स ही करती है. वो भी एक सबसे बड़ा मास मूवमेंट आता है, वो अपन आगे के एरा में देखेंगे. अभी फिर इसके बाद साइमन कमीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करवाती है. सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 से 1931 में, और जो होती है लंदन में. ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, पट्टाभी सीतारामैया पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि कांग्रेस कहाँ बिजी रहती है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कंडक्ट करवाने में. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि गांधी जी अगर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में रहेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के लिए हार्मफुल है. तो गांधी जी के पास एक प्रपोजल भेजा जाता है. कौन लेके जाता है प्रपोजल लेके जाता है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है. लॉर्ड इरविन गांधी जी के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं, गांधी जी लॉर्ड इरविन के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं. गांधी जी की डिमांड्स क्या रहती है? गांधी जी की पहली डिमांड रहती है जो भी लीडर्स को आपने अरेस्ट किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, आप उनको छोड़ दें. ठीक है, सेकेंड डिमांड गांधी जी की रहती है जो भी आपने सॉल्ट टैक्सेस लगा रहे हैं वो आप सब खत्म कर दीजिए. थर्ड डिमांड गांधी जी की रहती है कि भगत सिंह का जो डेथ सेंटेंस है वो खत्म किया जाए. लास्ट डिमांड गांधी जी की रहती है जो भी पुलिस एक्शन हो रही है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पे उसको भी अबॉलिश किया जाए. बट ब्रिटिशर्स इसमें से दो डिमांड नहीं फॉलो करते हैं. ब्रिटिशर डायरेक्टली नकार देते हैं गांधी जी की दो डिमांड्स. पहली डिमांड रहती है कि भगत सिंह का डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर दिया जाए. ब्रिटिशर्स वो चीज़ नहीं करते. सेकेंड, ब्रिटिशर्स कौन सी चीज़ नहीं करते? ब्रिटिशर्स जो भी पुलिस एक्शन हो रही है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पे वो भी फॉलो नहीं करते. गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है जो होता है कराची सेशन के अंदर 1931. इसके अंदर दो डिमांड्स ली जाती है. एक तो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू डिमांड्स जो होती है, और फंडामेंटल राइट्स पे इसमें डिस्कशन किया जाता है. एक बार और फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कशन किया गया था, मैंने आपको बताया था 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी थी. उसके अंदर भी 19 फंडामेंटल राइट्स मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था. ये अलग बात है कि वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई थी. क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था. ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ का फायदा उठाया. ब्रिटिशर्स ने उनको ये बोला गया था कि हर इक्वल डिवीजन होना चाहिए, मतलब मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो भी आप रिपोर्ट देंगे वो दोनों के फेवर में होना चाहिए. बट ये तो अपोज में ही थी. इसके लिए ब्रिटिशर्स के पास ये बहाना मिल गया था और ब्रिटिशर ने वो चीज़ अपोज कर दी थी. फिर ये गांधी जी के साथ हुआ. गांधी जी ने कराची सेशन साइन किया अरविंद के साथ. इसके अंदर दो डिमांड रखी गई, फंडामेंटल राइट्स और लैंड रेवेन्यू एक्ट. ठीक है, उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग अटेंड करती है, गांधी जी, हिंदू महासभा, अंबेडकर और कुछ प्रिंसली स्टेट्स. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का डिमांड करते हैं. किसके लिए? फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. लेकिन गांधी जी वो चीज़ का अपोज करते हैं. गांधी जी का शुरू से एक चीज़ रहा था कि गांधी जी सबको एक साथ रखना चाहते थे. मतलब वो इंडियंस में डिवीजन नहीं होना चाहते थे. पहले तो मुस्लिम लीग, शिमला कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग डिवाइड हो गई. अग्गा खान और सलीम उल हक ने मुस्लिम लीग बना ली. उसके बाद में अंबेडकर बोल रहे थे कि चलो ठीक है, मुस्लिम्स को अलग राइट्स मिल रहे हैं, तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो ST SC है, उनको भी अलग राइट्स मिलना चाहिए. उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा किया गया था अंबेडकर जी ने. देन
गांधी जी ये चीज़ नहीं मानते हैं तो गांधी जी को फोर्सफुली बोला जाता है, गांधी जी को लास्ट में वो पैक्ट साइन ही करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं पूना पैक्ट। 1930 के अंदर पूना पैक्ट साइन होता है, जिसको अपन कम्युनल अवार्ड्स भी बोलते हैं, जो साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपन देखेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता, अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट होता है जिसके अंदर 60% जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स है वो सब कहाँ से निकल के आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले तो ये एक्ट के अंदर लिस्ट जो रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट थी उसको खत्म कर दिया जाता है सेंट्रल लेवल पे। प्रोविजन लेवल पे बजट 40% बजट रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से लाया जाता है। इसके बाद 3 लिस्ट आती है जिसको यूनियन लिस्ट, कांग्रेस लिस्ट और स्टेट लिस्ट बोला जाता है। बाइकैमरलिज्म आ जाता है, बाइकैमरलिज्म में काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल लाया जाता है, किसमें, 1935 एक्ट। उसके बाद में प्रिंसली स्टेट वुड बी फॉलोड बाय प्रिजर्व ऑफ ऑटोनॉमी, बटलर कमिटी बनती है, ठीक है। उसके अंदर 3 लिस्ट आती है, सेपरेट इलेक्टोरेट हैज बीन कंटिन्यू। इसके बाद अपन देखेंगे ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ट्रेस फ्रॉम ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1935। उसके बाद में अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगा, 1935 इलेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 1935 इलेक्शंस में हुआ क्या था। प्रोविजनल कांग्रेस गॉट अ मेजॉरिटी, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी गई। उसके बाद में अपन देखेंगे अगस्त ऑफ क्रिप्स मिशन, उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान जो भी आता है 1946 में, उसके पहले भी इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, IMA बनती है, इंडियन नेशनल आर्मी बनती है, रेन म्यूटिनी होती है। ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।